तेल पैदा करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक की यूएई ने इससे निकलने का ऐलान किया है। ओपेक का क़याम असल में 1960 में हुआ था बगदाद में। 2016 में ओपेक प्लस बनाने का ख्याल आया। सऊदी अरब भी अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने वाला मुल्क है। इसमें सबसे ज्यादा मुतासिर पाकिस्तान जैसे ममालिक होते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बार फिर कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम तेल की कीमतें बढ़ाने जा रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक और बड़ी मेहरबानी की, वो फरमा रहे हैं कि वो टैक्स भी शायद बढ़ाने पड़े लेकिन अवाम की मर्जी से बढ़ाएंगे। आज बात करते हैं तेल पैदा करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक की। अभी हाल ही में यूएई ने इससे निकलने का ऐलान किया है और कल 1 मई से वो इससे अलहदा हो जाएगा। ओपेक का क़याम असल में 1960 में हुआ था बगदाद में और इसका हेडक्वार्टर वियना में बनाया गया था। इसके फाउंडिंग मेंबर्स में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला थे। उसके बाद फिर 2016 में ओपेक प्लस बनाने का ख्याल आया क्योंकि अमेरिका उस वक्त लार्जेस्ट प्रोडक्शन वाला मुल्क बन गया। तो ये रशिया और सऊदी अरब ने फिर सोचा कि क्यों ना एक ओपेक प्लस भी बना दें ताकि उसका मुकाबला किया जा सकते। यूएस का ये बात हो रही है वेनेजुएला के तेल पे कब्जा करने से पहले की। अब तो खैर बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है यूएस की और बहुत ज्यादा तेल है उसके पास। असल में सऊदी अरब भी अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने वाला मुल्क है। उसके बाद फिर आता है रशिया, फिर कनाडा, चाइना, इराक, यूएई और ब्राजील। अब यूएई चूंकि अलहदा हो रहा है इससे और उसकी चूंकि इस वक्त जो कैपेसिटी है यूएई की वो कोई तकरीबन 4.85 मिलियन बैरल रोजाना की है जो वो पैदावार कर सकता है। और उसका जो प्लान था वो 2027 में वो इसको 5 मिलियन तक ले जाने का था डेली इसकी पैदावार का। और अब चूंकि उसके बाद ओपेक की वजह से, इस तंजीम की वजह से उसकी प्रोडक्शन कम हो रही थी और स्पेशली अब जब जंग शुरू हुई तो और ज्यादा कम हो गई। तो फिर यूएई और जाहिर है इस वक्त जिस तरह के ताल्लुकात चल रहे हैं बाकी खलीजी रियासतों से यूएई के, तो उसने ये सोचा कि मैं अलहदा आ जाऊं। ओपेक का क़याम क्यों हुआ? बुनियादी तौर पे उसकी वजह ये थी कि जाहिर है जब सब अपना अपना तेल बेच रहे थे तो उसमें होता यही है ना कि जहां से मुझे सस्ता तेल मिलेगा, और जब कंपटीशन होता है तो फिर आप सस्ता तेल दे भी रहे होते हैं और लोग खरीद रहे होते हैं। इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसी तंजीम बना लें कि हम प्रोडक्शन पे भी कंट्रोल कर सकें, प्राइसेस पे भी कंट्रोल कर सकें, अननेसेसरी फ्लक्चुएशन ना हो। जाहिर है एक कार्टेल बनता है तो फिर वो उनकी मर्जी से प्रोडक्शन भी होती है और उनकी मर्जी से प्राइसेस भी तय होती हैं और यही होता रहा। इसमें सबसे ज्यादा मुतासिर पाकिस्तान जैसे ममालिक होते हैं। उसका रीजन ये है कि इनका चूंकि इम्पोर्ट बिल बहुत ज्यादा होता है और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बार फिर कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम तेल की कीमतें बढ़ाने जा रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि कोई 24% तक प्राइसेस बढ़ेंगी। अब अल्लाह खैर करे, क्योंकि जाहिर है मुश्किल जब होती है तो कुर्बानी तो देनी होती है और हमने ही देनी होती है। क्योंकि ये तो कहते हैं ना, कोई पहाड़, कोई पेड़ और नदी नाले थोड़ी कुर्बानी देंगे, इंसान ही देंगे ना, जो जीते जागते इंसान है इस मुल्क में। तो जाहिर है एक बार फिर और प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक और बड़ी मेहरबानी की, वो फरमा रहे हैं कि वो टैक्स भी शायद बढ़ाने पड़े लेकिन अवाम की मर्जी से बढ़ाएंगे। अभी तो आपको याद होगा जो लेवी इन्होंने खत्म की थी डीजल पे, उसको भी तय कर रहे हैं कि वो पेट्रोल में डालना है या डीजल में डालना है। ये अली परवेज मलिक साहब ये भी हमें खुशखबरी सुना चुके हुए हैं। अब एक तो पॉजिटिव चीज ये हो सकती है कि यूएई के इससे अलहदा होने से अब कोई तेल की प्राइसेस का कंपटीशन ऐसा बने, यूएई प्राइसेस कम करे तो इसको ओपेक को भी कम करनी पड़े और वो हम जैसे मुल्कों का कोई फायदा हो जाए। इस वक्त तक तो जो नाकाबंदी जारी है और ट्रंप साहब जिस तरह से धमकियां भी दे रहे हैं ईरान को और वो कह रहे हैं कि नो मोर नाइट स्काई, तो इसका मतलब ये है कि वो तवील मुद्दत तक इरादा रखते हैं। अगरचे ईरान की जाहिर नुकसान तो बहुत हो रहा है, प्रोडक्शन में भी हो रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि ईरान ने कुछ अंडरग्राउंड अपने वो डिपॉजिट्स बनाने शुरू किए हैं और फिर उसके कुछ जहाज ऐसे हैं जो जाहिर है वो जो पाबंदियों के बावजूद दुनिया को ऑयल सप्लाई कर रहे हैं उनके थ्रू भी चक्कर दे के वो निकल ही रहे हैं। ज़ाहिर है 100% तो आप कंट्रोल उस पर कर नहीं सकते, कहीं ना कहीं से तो लीकेज होती है और वो उसका फायदा ईरान उठा रहा है। लेकिन ओपेक के हवाले से जो प्राइसेस और प्रोडक्शन की इन्होंने एक इजारादारी कायम की हुई है, उसका नुकसान यकीनन हम जैसे मुल्कों को होता रहा है और होता रहेगा। अब अगर यूएई की तकलीद करते हुए कुछ और मुल्कों ने सोचा कि इसमें से हम निकल जाएंगे तो फिर शायद
کوئی فرق پڑے. اگر صرف یو اے نکلتا ہے تو مجھے نہیں لگتا زیادہ فرق پڑے گا پرائسز پہ, کیونکہ یو اے کی اپنی معیشت بھی اس وقت مشکلات کا شکار ہے. یہ تو نہیں ہوگا کہ وہ بہت زیادہ سستا تیل دے دے. کمپٹیشن میں وہ رہے گا اور کوشش کرے گا کہ اس وقت ظاہر ہے یہ ایک ایسا موقع ہے کہ اس میں کمائی کرنے کا وقت ہے اور وہ کمائی کرنے کی کوشش کرے گا. لیکن اصل سوال وہی ہے کہ پروڈکشن تیل کی زیادہ ہو کم ہو, پرائس اتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ مطلب ہمارا کیا بنے گا. بس یہ سوال سب سے امپورٹنٹ ہے کہ کب تک کتنا اور برداشت کرنا پڑے گا, کیونکہ بہت سے پروجیکٹس جاری رہیں گے, بہت سے کام جاری رہیں گے. اگر ایک کام نہیں ہوگا تو اس طرف توجہ نہیں ہوگی کہ عام آدمی کی زندگی کو تھوڑا سا کچھ سکون کہیں سے میسر آ جائے تو اس کے لیے بھی کچھ کر لیا جائے. تو میرا خیال ہے کہ آپ یہ ترقیاتی منصوبے اور یہ چیزیں دیکھ کے تالیاں بجائیں, بجائے اس کے کہ آپ پریشان ہوں. اور پیٹرول پمپس پہ لائنوں میں تو آپ کو لگنا ہی ہوتا ہے اگر پیٹرول کم ہو. اس وقت خیر وہ کمی تو نہیں ہے, تو بہتر یہی ہے کہ آپ آرام سے حکومتی کارناموں پہ تالیاں بجاتے رہیں اور ان کو داد دیتے رہیں اور ان کی درازی عمر کی دعائیں مانگتے رہیں, کیونکہ یہ رہیں گے تو ہماری اور آپ کی حالت نہیں سدھرے گی. کبھی کوئی ایسا حکمران اس ملک میں آ گیا جس کو عام آدمی کی فکر ہوئی تو پھر شاید تالیاں نہ بجانا پڑیں, لیکن تب تک بہتر یہی ہے کہ آپ تالیاں بجاتے رہیں. بہت شکریہ.